डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 121। 2 दिन पहले। अब अमन और उसकी टीम जंगल में तैनात थी। अमन ने अब एक ऑफिसर को पैड पर चढ़ाकर उसको ऐलान करने के लिए कहा। अब उस फौजी ने माइक में ऐलान किया, तुम हमसे बचकर नहीं जा सकते, क्योंकि आर्मी ने पूरे जंगल को घेर लिया है। बेहतर है तुम खुद को सरेंडर कर दो, वरना बहुत बुरी मौत मारे जाओगे। और अगर तुम उन लड़कियों को बहिफाजत हमें सौंपते हो और सरकारी गवाह बनते हो, तो हमारे मेजर जनरल अमन सिंह शेखावत का आपसे वादा है, वो आपको कम से कम सजा दिलाएंगे, इसलिए खुद को हमारे हवाले कर दो। अब वो सोल्जर नीचे उतर कर आ गया और उसने अमन से कहा, सर, उनको अब अपनी बिल से बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो चारों तरफ से फंस चुके हैं। अभी वो आगे बढ़े ही थे तभी एक लड़की चीखती हुई आई, और अमन ने देखा एक नकाबपोश उस लड़की के पीछे भाग रहा था। और उस लड़की को अमन के पास आते ही उस नकाबपोश ने लड़की पर गोली चला दी। अमन ने बिजली की सी तेजी से उस लड़की को अपनी साइड में लिया, और जो गोली उस लड़की को लगने वाली थी वो अमन के कंधे में घुस गई, और वो नकाबपोश दूसरा वार करता तभी अमन ने पलक झपकते ही उस आदमी के हाथ पर गोली मारी। उसके हाथ से बंदूक छूटकर नीचे गिर गई, और वो हाथ पकड़कर स्पीड में जंगल की तरफ भागा, और तभी अमन ने दूसरी गोली उसकी टांग में मारी और वो धड़ाम से नीचे गिरा। ये सब इतनी जल्दी हुआ कोई समझ भी नहीं पाया, और अमन ने दहाड़ते हुए कहा, पकड़ लो उसे। और भागकर आर्मी ऑफिसर ने उसको अरेस्ट कर लिया, और लड़की बेहोश होकर अमन की बाहों में झूल गई, और अमन ने उस 20-21 साल की लड़की को गोद में उठाया और टेंट में ले आया। और बाकी ऑफिसर को जब पता चला तो वो भी भागते हुए आए। उनकी नज़र अमन पर गई तो अमन की पूरी वाइट शर्ट खून में लाल हो चुकी थी। तब कर्नल ने अमन को जल्दी से कुर्सी पर बैठाया और ऑफिसर जमशेद से कहा, तुरंत आर्मी डॉक्टर्स को भेजो, बोलो मेजर साहब को गोली लगी है। और अब जमशेद ने तुरंत साथ आए आर्मी डॉक्टर को बुलाया, और उन्होंने अमन की बुलेट निकाली और पट्टी की, और डॉक्टर उस लड़की को हॉस्पिटल ले गए। अमन ने जाने से मना कर दिया था। अब अमित ने कहा, मैं बाबूजी को कॉल करके बता देता हूँ। अमन ने मना कर दिया, नहीं, घर पर किसी को भी खबर मत करना, वरना सब परेशान हो जाएंगे। उधर लेडीज ऑफिसर कावेरी और पूजा के पास एक सोल्जर आया और उसने कहा, मेजर साहब को गोली लगी है। अब कावेरी एकदम खड़ी हो गई, व्हाट? और कावेरी ने घबरा कर पूछा, कब, कैसे? तब उस ऑफिसर ने कहा, एक लड़की जंगल से भाग आई थी, उस लड़की को कवर करने के चक्कर में मेजर साहब के गोली लग गई। अब पूजा ने देखा कावेरी कब की वहां से जा चुकी थी। अब पूजा भी उनके पीछे आई। अब कावेरी ने अमित से रोते हुए पूछा, क्या हुआ है मेजर साहब को? तब अमित ने कहा, रिलैक्स कावेरी, ठीक है वो। अब कावेरी ने सुकून का सांस लिया। अब कावेरी ने पूछा, क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? तब अमित ने कहा, अभी नहीं, थोड़ी देर में, अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। अब कावेरी अपने टेंट में वापस आ गई। कावेरी और पूजा आर्मी ऑफिसर थी जिनको टीम रखा गया था किडनैप हुई लड़कियों की वजह से। जैसे ही उन लड़कियों को लाया जाए तो दोनों ऑफिसर उन लड़कियों को संभाल सके। अब पूजा कावेरी का रिएक्शन देखकर हैरान थी, जो मेजर की गोली लगने की बात पर दिया था। अब पूजा ने कावेरी को देखते हुए कहा, कावेरी, तुम्हारे जानकारी के लिए बता दो, मेजर साहब शादीशुदा हैं, और अमित सब बता रहे थे, उनकी बीवी के अभी 2 जुड़वा बच्चे भी हुए हैं, इसलिए तुम उनके बारे में सोचना छोड़ दो। तब कावेरी ने कहा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मुझे सब पता है, और मुझे पता है वो हमारे सीनियर ऑफिसर है, लेकिन मेरी मोहब्बत उनसे चांद और चौकोर जैसी है, जो सिर्फ चांद को पाने की तमन्ना रखती है। लेकिन अगर चांद ना मिले तो इसका मतलब ये तो नहीं हम चांद को पसंद ही ना करें। तुम एसआरके की बहुत बड़ी फैन हो ना? क्या तुम उसको इसलिए पसंद करती हो तुम्हारी उससे शादी हो जाए? नहीं ना, बस लाइक करती हो। मैं भी मेजर को ऐसे ही लाइक करती हूँ, और मैं क्या आधी से ज्यादा आर्मी ऑफिसर लड़कियां मेजर अमन को लाइक करती है, क्योंकि मेरा मानना है, अगर किसी जवान लड़की का दिल मेजर को देखकर नहीं धड़का तो वो लड़की कहलाने के काबिल ही नहीं है, क्योंकि मेजर एक मुकम्मल मर्द की पहचान है। ऐसा इंसान हर लड़की का आइडियल है। तब पूजा ने कहा, इसका मतलब मैंने सर के बारे में ऐसा कुछ सोचा ही नहीं, इसका मतलब तो मैं लड़की कहलाने के काबिल नहीं। और कावेरी हंसने लगी और गुनगुनाने लगी, दिल का क्या करे साहिब, हम उन्हीं पे मरते हैं, जुल्म बस इतना है, उनसे प्यार करते हैं। और कावेरी पूजा की तरफ आंख मार कर बाहर निकल गई। अब अमन पट्टी बंधवा कर बाहर आया। अब वो शर्टलेस था, उसके सीने पर पट्टी बंधी थी, और उसका फौलादी सीना और चौड़ी और हैवी छाती बाहर को उभरी हुई थी। हैवी मसल्स और 6 पैक एब्स ब्लू जीन्स में अलग छाप छोड़ रहे थे। अमन आहिस्ता से तकलीफ मुंह बनाता हुआ बाहर आया, और बाहर खड़ी कावेरी और पूजा ने पहली बार अमन को शर्टलेस देखा था, और पूजा ने कहा, वाओ,
व्हाट अ हॉट बॉडी। और कावेरी सुध बुद्ध भूले अमन को तके जा रही थी और अमन कावेरी और पूजा की निगाह भाप चुका था, इसलिए अमित से शर्ट पहनाने के लिए कहा और अमन ने अब कावेरी और पूजा से कहा। कावेरी जैसी वो लड़की होश में आए उसको रिलैक्स करके उससे प्यार से पूछताछ करो, और उन्होंने और कहा और अमन वापस पलट गया। तब कावेरी ने कहा सर आपको आराम की जरूरत है, आप 1-2 दिन रिलैक्स कीजिए। तब अमन आहिस्ता कहा जब तक लड़कियों की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल जाती मैं नहीं रुक सकता, और अमन अंदर चला गया। अब अंदर स्क्रीन पर बीडीआर मार्शल फील्ड कमांडर लेफ्टिनेंट सभी अमन का सुनकर ऑनलाइन आए थे और अमन की खैरियत मालूम करके अब फील्ड मार्शल ने अमन से कहा आई एम प्राउड ऑफ बोथ ऑफ यू मेजर, जिस तरह से आप और कर्नल अभिजीत काम कर रहे हैं और आपकी टीम वो वाकई कबीले तारीफ है। तब कर्नल ने कहा वैसे माइंड हमारे मेजर का है, हम तो उनके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। अमन ने आहिस्ता से कहा नहीं मैं अपनी टीम के बिना अधूरा हूँ, अगर हम यहाँ तक आए हैं तो सब मिलकर आए हैं। बोलते हुए अमन के चेहरे पर तकलीफ साफ जाहिर हो रही थी। तब फील्ड मार्शल ने कहा मेजर मेरा मशवरा है, आप इंजर्ड हो चुके हैं, आई थिंक आपको रेस्ट करना चाहिए, तब तक आपकी टीम काम संभाल लेगी। तब अमन ने कहा नो इट्स ऑक, आई विल बी मैनेज। तब बीडीआर ने भी कहा लेकिन अमन ने मना कर दिया था। अब स्क्रीन बंद होने के बाद अमन अब पास बैठे अभिजीत को लैपटॉप पर जंगल की डायरेक्शन समझाने लगा और कर्नल अमन के चेहरे के करीब आकर लैपटॉप में झुककर नक्शा देख रहा था। और अमन ने जैसे ही चेहरा घुमाया तो उसने देखा याना का चेहरा अमन के चेहरे के करीब था और अमन याना को अपने इतने करीब देखकर हैरान रह गया और अमन अब आहिस्ता से मुस्कुराया। अब कर्नल अमन के चेहरे को देख रहे थे और कर्नल ने कहा यू ऑक मेजर साहब। और तभी अमन ने कर्नल का चेहरा दोनों हाथों में लिया और बहुत प्यार से कर्नल के माथे को चूम लिया। अब अमित और जमशेद जो दरवाजे पर खड़े हैरान होकर कभी मेजर अमन और कभी कर्नल अभिजीत को देख रहे थे तो कभी एक दूसरे के मुंह को। अब याना का माथा चूमते ही याना ने गुस्से में कहा मेजर क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। तब अमन ने आहिस्ता से मुस्कुरा कर कहा आई लव यू याना, आई नीड यू एंड आई कांट लीव यू। अब कर्नल अभिजीत अमन के हाथों से अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे और उधर जमशेद और अमित आंखें फाड़े देख रहे थे। तब कर्नल ने गुस्से में अमित और जमशेद से कहा अबे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, इस मेजर से मेरा चेहरा छुड़ाओ वरना ये मेरी इज्जत लूट लेगा। अब अमन आहिस्ता से अभिजीत के होठों पर बढ़ने लगा। तभी अमित ने आकर अमन को झकझोर कहा मेजर साहब पागल हो गए हैं क्या। और अमन ने देखा उसने कर्नल अभिजीत का चेहरा पकड़ा हुआ है और अमन अपनी सीट से उछलकर दूर खड़ा हो गया और एकदम कहा ये काका कर्नल साहब आप मेरे इतने करीब क्या कर रहे हो। तब अभिजीत ने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूछिए आप क्या करने वाले थे। अब अभिजीत ने अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए कहा आई थिंक मेजर साहब आपको रेस्ट और बीवी दोनों की सख्त जरूरत है, आप घर जाकर 1-2 दिन रेस्ट करें और फ्रेश माइंड के साथ आए। और अभिजीत घबरा कर बाहर निकल गए और जमशेद को अपने साथ ले गए और अमन सर पकड़कर बैठ गया। अब अमित ने हंसते हुए कहा सर अगर बात बर्दाश्त से बाहर हो रही है तो ऑफिसर कावेरी को भेजूं, वो चाहे किसी को मुंह ना लगाती हो लेकिन आपके एक इशारे पर दौड़ी चली आएगी। अब अमन ने गुस्से में शट अप कहा और अपने टेंट में चला गया। टुडे अब पुलिस वहां आई तो उन्होंने ईशा से बहुत रिस्पेक्ट से कहा और याना ने उस पुलिस वाले के मुंह पर खींचकर थप्पड़ मारा तो उस पुलिस वाले की आंखों में खून उतर आया। तब उस इंस्पेक्टर ने कहा तेरी इतनी हिम्मत, तू जिला एसएचओ पर हाथ उठाती है, तू जरा चल तुझे पता चलेगा। अब याना ने उंगली दिखाते हुए कहा पता मुझे नहीं तुम्हें चलेगा इंस्पेक्टर, मुझे ले जाना तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल लगेगा। तब आर्या ने उसकी जेब पर लगे नाम को देखकर कहा वीर भानुशाली, कल से तुम इस इलाके में नहीं देखोगे। तब उसने कहा डराती किसको है, चलो एक बार तुम तीनों। तब याना ने उस एसएचओ से कहा 1 मिनट इंस्पेक्टर। अब याना आगे बढ़ी और एक शॉप से बटर पॉपकॉर्न खरीदी, एक बकेट आर्या को दी, एक टोनी को दी और एक खुद ने ली और इंस्पेक्टर से कहा अब चलो। और याना अब गई गाड़ी में बैठी। एक लेडी कॉप ने कहा लड़की तू पुलिस स्टेशन जा रही है या सिनेमा देखने। तब याना ने उसके बराबर में बैठते हुए कहा एडवेंचर्स करने, क्योंकि मैं पहली बार पुलिस स्टेशन जा रही हूँ इसलिए थोड़े एंटरटेनमेंट तो होना चाहिए। अब वो इंस्पेक्टर ईशा के पास आया और कहा मैडम आप इनके खिलाफ लिखवा दे, फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। इसने आप पर भी हाथ उठाया है और मुझ पर भी और मेजर साहब को गाली दी है। तब ईशा ने कहा ठीक है तुम चलो मैं अपनी गाड़ी से आती हूँ। अब वो इंस्पेक्टर याना को और आर्या और टोनी को लेकर चला गया। अब ईशा ने गाड़ी बैठते हुए अमन को कॉल किया। अमन जो मीटिंग में बिजी था, ईशा ने रोने की एक्टिंग करते हुए कहा अमन किसी ने शॉपिंग मॉल में मेरे साथ बदतमीजी की है और तुम्हें भी गाली दी है, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ, तुम इंस्पेक्टर से कॉल करके कहो ना वो उसको सख्त से सख्त सजा दे। तब अमन ने कहा ठीक है मेरी बात कराओ उससे। अब ईशा ने ठीक है कहा और याना ने अब अपने डेड कॉल किया।
डेड मुझे पुलिस पकड़ कर लेकर जा रही है, प्लीज हेल्प मी। अब साहिल को और मोना को शौक लगा। और कहा हो तुम? तब याना ने मुंह बनाकर कहा पुलिस की गाड़ी में। अब साहिल ने कहा मेरी बात कराओ उस इंस्पेक्टर से, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ डालने की। तब याना ने एसएचओ से कहा लो मेरे डेड से बात करो। तब उस एसएचओ ने फोन कान से लगा कर कहा देखिए आप जो भी फन खा है, आपको बता दूं आपकी बेटी ने आर्मी के जनरल मेजर की बीवी पर हाथ उठाया है। इसकी जमानत इतनी आसानी से नहीं होगी। और दरोगा ने फोन बंद करके याना को दे दिया और याना को गुस्सा आया। अब मोना और साहिल गाड़ी में बैठे थे। अब साहिल ने मोना से कहा मोना आई थिंक हमें राजस्थान जाना होगा। अब मोना ने पूछा क्या हुआ है साहिल? अब साहिल ने मोना को सारी बात बता दी। अब मोना का खून खोल गया। इस ईशा की इतनी हिम्मत। याना ने अपनी माँ बाप को एक करने के लिए अपनी माँ की हर गलती को इस शर्त पर माफ किया था कि वो उसके बाप के साथ लॉयल होकर रहेगी। और अब मोना साहिल के साथ अच्छे से रह रही थी, कुछ इसलिए भी क्योंकि अब साहिल भी अमन के खिलाफ था और साहिल अपनी बेटी और बीवी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी बेटी की खुशी के लिए मोना की हर गलती को माफ कर दिया था। अब मोना ने कहा एक मिनट साहिल, मेरी एक फ्रेंड का बेटा अभी हाई कोर्ट का बहुत बड़ा वकील है और किसी केस के सिलसिले में राजस्थान गया हुआ है। मैं उसको बोलती हूँ याना की हेल्प करने को, क्योंकि पता नहीं हमें पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। इधर याना और ईशा थाने में आ चुकी थी। अब उस एसएचओ ने ईशा और उसकी बहनों को चेयर पर बैठाकर उनके लिए जूस मंगाया और याना से कहा तुम तीनों वहां जाकर बैठो। तभी ईशा ने कहा इंस्पेक्टर ये लो मेरे हस्बैंड मेजर अमन सिंह शेखावत से बात करो। अब इंस्पेक्टर ने एकदम हैरान होकर कहा है जी, आपने मेजर साहब को क्यों परेशान किया? अब जल्दी से इंस्पेक्टर ने अपनी कमीज के बटन बंद करते हुए फोन कान से लगाकर सैल्यूट करते हुए कहा जी मेजर साहब। ईशा ने स्पीकर ऑन किया हुआ था। अब अमन की आवाज आई इंस्पेक्टर, जिसने भी मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है उसकी जमानत जब्त कर लो। अगर तुमने उसकी जमानत की तो तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। और अब एसएचओ ने कहा सर जी आप बेफिक्र रहे, अब पूरा राजस्थान भी आ जाए तो इस लेडीज की जमानत नहीं होगी। और याना स्पीकर से अमन की आवाज सुन रही थी और याना के अब खून में आग लग गई थी। और आर्या जिसको पूरा यकीन था अमन याना का पता चलते ही सबका बैंड बजा देगा, अब स्पीकर से अमन की बात सुनकर दंग रह गई। एपिसोड 122। अब याना और आर्या बेंच पर जाकर बैठ गई। याना ने व्हाइट शर्ट पहनी थी जिस पर मिकी माउस बना था और ब्लू कैप्री जीन्स जो उसके टखनों से ऊपर थी और व्हाइट स्नीकर्स और बालों की ऊंची पोनीटेल और कुचलते झगड़ा करने से उसके मुंह पर आ गिरी थी। गाल पर हल्का सा ईशा का नाखून लगा था। आर्या ने ब्लैक लॉन्ग स्कर्ट और पीला टॉप पहना था और साइड फ्रेंच चोटी। टोनी ने ब्लैक ट्रैक सूट पहना था। उधर ईशा ने ब्लू डेनिम स्कर्ट पहनी थी जो उसके घुटनों तक थी, ब्लैक शॉर्ट टॉप और ब्लैक बूट और बालों का स्टाइलिश जुड़ा जो याना ने बिगाड़ दिया था। और केएनएल ने ब्लू डेनिम के शॉर्ट पहने थे और रेड टी शर्ट और दोनों बहनों की बॉय कटिंग थी और एक के बाल पिंक शेड में थे तो दूसरी के ब्लू शेड में। अब याना दोनों पैर बेंच पर रखकर आलती पालती मारकर बैठ गई और ईशा ने अब याना को मिडिल फिंगर दिखाकर चिढ़ाया और याना ने अपना सपोर्ट रंग का जूते का तलवा दिखाकर उसके ऊपर पॉपकॉर्न फेंक कर मारी। तब एक लेडी कॉप ने कहा लड़की तुम्हें जरा सा भी डर नहीं है, लगातार तुम मेजर की बीवी से बदतमीजी कर रही हो। तब आर्या ने कहा ये कोई मेजर की बीवी नहीं है, जबरदस्ती बन रही है। असल में याना मेजर अमन की बीवी है और वो इनको बहुत प्यार करते हैं। तब ईशा ने कहा और रियली अगर मैं मेजर की बीवी नहीं हूँ तो ये देखो सब मेजर अमन सिंह शेखावत का प्लैटिनम कार्ड जो उन्होंने मुझे दिया शॉपिंग करने के लिए। और आपको बताने की जरूरत तो नहीं प्लैटिनम कार्ड का क्या मतलब होता है, ये कार्ड सिर्फ वीवीआईपी लोगों पर होता है और आप इसके ऊपर देखिए किसका नाम लिखा है। तब एसएचओ ने कार्ड को झुककर ध्यान से देखते हुए कहा जी मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब ईशा ने कहा और सबसे बड़ी बात मीडिया के सामने मेजर ने मुझे अपनी बीवी बताया था। अब इस लड़की से पूछ लो इसके पास कोई ऐसी चीज है जिसे ये साबित कर सके मेजर अमन सिंह शेखावत का इसके साथ कोई रिलेशन है। अगर ये मेजर के कनेक्शन में होती तो इसको शॉपिंग करने के लिए अपनी डायमंड ज्वेलरी सेल ना करनी पड़ती। अब याना हैरान थी, ये ज्वेलरी बेचने की बात ईशा को कैसे और कब पता चली थी। याना ने ज्वेलरी जानबूझकर बेची थी क्योंकि याना ईशा को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि याना जानती थी उस दिन ईशा ने जानबूझकर अमन को वीडियो कॉल याना को जलाने के लिए की थी और याना के सामने उसने अमन से उसका प्लैटिनम कार्ड लिया था। इसलिए याना को भी जिद थी कि वो ईशा इस प्लैटिनम कार्ड को यूज नहीं करने देगी। इसलिए याना ने प्लान बनाया था, लेकिन इतना अमाउंट कैसे और कहां से लाती, क्योंकि प्रॉपर्टी भी इतनी जल्दी सेल नहीं होती और अपने मोम डेट से इतना अमाउंट सिर्फ ईशा नीचा दिखाने के लिए नहीं लेना चाहती थी। इसलिए याना ने अपनी सभी डायमंड और कीमती ज्वेलरी बेच दी थी। अब आर्या ने कहा एक बार उनको पता चल जाए कि तुमने याना के खिलाफ लिखाई है। तब ईशा ने कहा ओ रियली,
तभी ईशा ने कहा, इंस्पेक्टर ये लो, मेरे हस्बैंड मेजर अमन सिंह शेखावत से बात करो। अब इंस्पेक्टर ने एकदम हैरान होकर कहा, है जी, आपने मेजर साहब को क्यों परेशान किया? अब जल्दी से इंस्पेक्टर ने अपनी कमीज के बटन बंद करते हुए फोन कान से लगाकर सैल्यूट करते हुए कहा, जी मेजर साहब। ईशा ने स्पीकर ऑन किया हुआ था। अब अमन की आवाज आई, इंस्पेक्टर, जिसने भी मेरी बीवी के साथ बदतमीजी की है उसकी जमानत जब्त कर लो। अगर तुमने उसकी जमानत की तो तुम्हारी वर्दी उतार दूंगा। और अब एसएचओ ने कहा, सर जी आप बेफिक्र रहे, अब पूरा राजस्थान भी आ जाए तो इस लेडीज की जमानत नहीं होगी। और याना स्पीकर से अमन की आवाज सुन रही थी और याना के अब खून में आग लग गई थी। और आर्या, जिसको पूरा यकीन था अमन याना का पता चलते ही सबका बैंड बजा देगा, अब स्पीकर से अमन की बात सुनकर दंग रह गई। अमन बैठा हुआ अमित को आगे के बारे में डायरेक्शन दे रहा था। अमन ने अब अमित से कहा, ये सुबह से कर्नल साहब दिखाई नहीं दे रहे। तब अमित ने हंसते हुए कहा, आपसे डर गए हैं, कहीं आप उनकी इज्जत ना लूट ले। अब अमन ने गुस्से में कहा, बकवास बंद करो अपनी। तभी ईशा कॉल पर रोने की आवाज आई और ईशा ने इसे कहा, वो पुलिस स्टेशन में है, उसके साथ माल में किसी ने बदतमीजी की है और तुम्हें भी गाली दी है। अमन को ईशा की बदतमीजी से ज्यादा खुद को गाली देने की बात पर गुस्सा आया था, इसलिए अमन ने इंस्पेक्टर से कॉल करते हुए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का कहा। और तभी अमित ने हंसते हुए कहा, अमन यार तुम इतने रिलैक्स बैठे हो जबकि ईशा भाभी जेल में है। अमित ऑन ड्यूटी अमन को सर बुलाता था, लेकिन जब वो दोनों नॉर्मल बातचीत करते तो अमित उसके साथ वही बचपन वाला दोस्त बन जाता था और अभी भी एक दोस्त की तरह उससे मजाक कर रहा था। और अमन ने अमित को ईशा को भाभी कहने पर गुस्से से घूरा, क्योंकि अमन ने उसको सब बता दिया था। तब अमन ने पीछे कुर्सी से टेक लगाकर बैठते हुए कहा, दफा करो, उसको मुझे परवाह नहीं है। जब मार पीट करेगी तो यही होगा। अच्छा है, इस ईशा को किसी ने तो पीटा। तब अमित ने हैरान होकर कहा, तो फिर तुमने उस लड़की के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को क्यों कहा? तब अमन ने कहा, क्योंकि उसको इतनी तमीज आनी जरूरी है। जिसको वो गाली दे रही है वो कोई मामूली आदमी नहीं है, जिसको पब्लिक प्लेस में गाली देने पर वो लड़की बच जाएगी, इसलिए उसको सबक सिखाना जरूरी है। अब मेजर से बात करके एसएचओ इक्वल्स दरोगा कैपिटल वर्ड की पेड डिफिकल्टी। दरोगा ने लेडी कॉप से कहा, ले जाओ इन तीनों को और रिमांड पर चढ़ा दो। और अब जैसे ही वो लेडी कॉप याना की तरफ बढ़ी तभी किसी ने एकदम अंदर आकर कहा, बिहेव योरसेल्फ। अब याना ने देखा सामने एक 25-26 साल का स्मार्ट सा लड़का खड़ा था, काला कोट पहने, हाथ में फाइल लिए और उसके साथ 2 वकील और थे। अब याना ने हैरान होकर देखा। अब उस लड़के ने उस लेडी कॉप से कहा, ये आप मेरे क्लाइंट के साथ किस तरह पेश आ रही हैं? दूर होकर बात करिए, आपके खिलाफ केस फाइल कर सकता हूं मैं। अब याना अभी तक उस लड़के को देखा, तभी उस लड़के ने मुस्कुरा कर कहा, ऐसे क्या देख रही है? हम्प्टी डम्प्टी। और याना ने उंगली दिखाकर उसको पहचानते हुए कहा, आलू, तू तू बैंकॉक से कब आया और ये लोअर कब से बन गया? तब उसने कहा, यार अब विदेश पढ़ के आया हूँ, छोटा मोटा वकील थोड़ी हूँ, हाई कोर्ट का वकील हूँ और अभी मोना आंटी ने तुम्हारे बारे में बताया इसलिए तुरंत चला आया। और रोहन ने अब हंसते हुए कहा, मैं सुनते ही मैं समझ गया था हम्प्टी डम्प्टी हमेशा की तरह मारपीट की होगी। याना जब छोटी थी तो रोहन और आलू के घर जाती थी और वहाँ वो कुछ ना कुछ नुकसान करके आती थी, तब से रोहन उसको हम्प्टी डम्प्टी बुलाने लगा था। और जब याना को पता चला था रोहन को आलू खाना बहुत पसंद है तो याना ने उसका नाम आलू रख दिया था। और फिर कुछ सालों बाद वो विदेश चला गया था और अब याना कई साल उसको देख रही थी। अब याना ने कमर पर हाथ रखते हुए कहा, अब ऐसा भी नहीं है, लोग जब खुद ही पीटने वाले काम करते हैं तो पीटना जरूरी हो जाता है। और फिर तुम किस लिए हो? हेल्प करो मेरी। तब उसने कहा, इसलिए ही तो आया हूँ। तब रोहन ने इंस्पेक्टर के सामने फाइल रखते हुए कहा, मैं इनकी जमानत लेने आया हूँ। तब इंस्पेक्टर ने रोहन से कहा, सर अब इन मैडम की जमानत नहीं होंगी। तब रोहन ने कहा, आप जानते भी हैं मैं कौन हूँ? मैं हाई कोर्ट का वकील रोहन सबरवाल हूँ। तब इंस्पेक्टर ने कहा, देखिए अब हाई कोर्ट के वकील हो या जज हो, अब इस लड़की जमानत नहीं होगी क्योंकि इसने मेजर जनरल की बीवी पर हाथ उठाया है और मेजर साहब ने खुद कॉल करके इसकी जमानत जब्त करने का कहा है, इसलिए अगर आप जिसकी भी जमानत देंगे उल्टा उसको भी उठा लिया जाएगा। इधर साहिल ने पीरामल को कॉल करते हुए कहा, भाई साहब आपको होश भी है? आपके घर की बहू थाने में बैठी है और आपको जरा भी परवाह नहीं। अब पीरामल ने पूछा कि कह रहा साहिल? अमन रिलैक्स होकर अमित से बात कर रहा था और हंसते हुए अपना सर कुर्सी की टैक लगाकर कहा, वैसे वो ईशा पीटने लायक है, लेकिन अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पीटने वाले को सजा देनी जरूरी है क्योंकि उसने मुझे भी अब्यूज किया है, क्योंकि मैंने मॉल के मैनेजर से बात की है। तभी अमन का फोन बज उठा और अमन ने देखा कॉल बाबूजी का था। बाबूजी ने कहा, थारे को कुछ होश भी है? मेजर साहब थारी बीवी आना थाने में बैठी से, उसको पुलिस पकड़ कर ले गई से। और अमन एकदम कुर्सी से खड़ा हो गया। व्हाट?
एपिसोड 123। अमन रिलैक्स होकर अमित से बात कर रहा था और हंसते हुए अपना सर कुर्सी की टैक लगाकर कहा, वैसे वो ईशा पीटने लायक है, लेकिन अब उसका नाम मेरे नाम के साथ जुड़ चुका है, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए उस पीटने वाले को सजा देनी जरूरी है, क्योंकि उसने मुझे भी अब्यूज किया है, क्योंकि मैंने मॉल के मैनेजर से बात की है। तभी अमन का फोन बज उठा और अमन ने देखा कॉल बाबूजी का था। बाबूजी ने कहा, थारे को कुछ होश भी है मेजर साहब, थारी बीवी आना थाने में बैठी से, उसको पुलिस पकड़ कर ले गई से। और अमन एकदम कुर्सी से खड़ा हो गया। व्हाट? अब रोहन ने कहा, तो ठीक है, बुलाओ मेजर की बीवी को, हम उससे सेटलमेंट करना चाहते हैं, वापस ले ले। तब ईशा वहां आई, उसने कहा, ठीक है मैं वापस ले लूंगी और अपने हस्बैंड मेजर को भी समझा लूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है, याना मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगेगी। और इतना सुनते ही याना ने अपना सैंडल निकालकर ईशा की तरफ फेंक कर मारते हुए कहा, तुझसे माफी मांगेगी मेरी जुती। और याना उसको मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन तब रोहन ने याना को पकड़कर अपनी तरफ खिंचा और ईशा एकदम लेडी कॉप के पीछे जाकर छिप गई। और उस एसएचओ ने कहा, अरे बड़ी ढीठ लड़की है, इसको तो जरा भी डर नहीं लग रहा, इसको जरा भी एहसास नहीं, इसके सामने जिला एसएचओ खड़ा है और मेजर की बीवी पर हाथ उठा रही है। वो एसएचओ ठीक कह रहा था, याना को डर नहीं था, क्योंकि उसके दिल को कहीं ना कहीं इस बात का घमंड था जिस डर से वो इसको डराना चाहते हैं, और ये खुद भी डर रहे हैं। वो डर याना के लिए किस हद तक पॉसेसिव है, ये उन सबको भी नहीं पता था। और जब से याना के गोद में अमन के बच्चे आ गए थे, तब से याना और ज्यादा अमन के सामने मजबूत हो चुकी थी, क्योंकि अमन की सबसे बड़ी कमजोरी उसके बच्चे अब याना के पास थे, और याना को पता था अमन अपने बच्चों की मां के ऊपर आंच भी नहीं आने देगा, न उसको झुकने देगा। इसलिए याना बिना डरे वहां सबको डरा रही थी, क्योंकि याना अब ऐसी शेर की शेरनी थी जो उस शेर को भी दबाने की पावर रखती थी। और ये ईशा और मामूली दरोगा उसको क्या दबाते, और वो सब याना की इस हदधर्मी पर हैरान थे। तब रोहन ने कहा, याना किसी से कोई माफी नहीं मांगेगी और जमानत तो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि अब याना की जमानत के लिए इस जिले का डीएम आएगा। मैं भी देखता हूँ तुम उनकी जमानत कैसे जब्त करते हो। अब रोहन ने राजस्थान के डीएम को कॉल किया, जो रिश्ते रोहन का दूर का मामा लगता था। अब उस दरोगा ने ईशा के पास जाकर कहा, मैडम अब इनको जमानत देनी पड़ सकती है अगर डीएम साहब आ गए तो। अगर अब इस लड़की को आपको सजा दिलानी है तो आप मेजर साहब को कॉल कर दे, ये डीएम उनके एक कॉल पर ही अपने बिल में छुप जाएगा। तब ईशा ने और कहा, और उसने फिर से अमन को कॉल किया, लेकिन अमन ने कॉल रिसीव नहीं किया। और तभी रोहन ने डीएम को कॉल किया और उसको सारी बात बता दी। लेकिन जब उस डीएम को पता चला जिसने लिखाई है वो जनरल मेजर की बीवी है, तो वो सोच में पड़ गया। अब उसने कहा, ठीक है मैं थोड़ी देर में आता हूँ, क्योंकि अभी मैं एक मीटिंग में हूँ। तब रोहन ने कहा, मामा जी जल्दी आइए। और अब उस डीएम ने अपने पास से कहा, मैं तो बड़ी मुश्किल में फंस गया, एक तरफ भांजा है तो दूसरी तरफ जनरल मेजर की बीवी, मैं रिस्क नहीं ले सकता, मैं रोहन को बोल देता हूँ, मुझे टाइम लगेगा। अब डीएम ने फिर से रोहन को कॉल करके कहा, रोहन लड़की से कहो मेजर की वाइफ से सेटलमेंट कर ले। तब रोहन ने कहा, मेजर की वाइफ मेरी दोस्त से हाथ जुड़वा कर माफी मनवाना चाहती है। तब डीएम ने कहा, तो ये तो अच्छी बात है, आसानी से मामला खत्म हो रहा है। तब रोहन ने कहा, लेकिन मेरी दोस्त ने उससे माफी मांगने को मना कर दिया है, प्लीज मामा जी आप यहाँ आ जाए, कुछ मिनट के लिए आ जाए। तब डीएम ने कहा, रोहन बेटा वो मेजर की बीवी है, कोई मामूली औरत नहीं है, और अब तो मीडिया भी थाने के बाहर जमा हो चुका है, अगर मेजर बिगड़ गया तो ऐसा ना हो हम दोनों पर भारी पड़ जाए, इसलिए तुम उस लड़की को समझा बुझा कर माफी मनवा दो। तब रोहन ने कहा, वो माफी नहीं मांगेगी मामा जी, मैं उसको बचपन से जानता हूँ, प्लीज मामा जी आप डीएम होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, आप कुछ देर के लिए आ जाए और बात करें। तब डीएम ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ। और रोहन और याना को आधा घंटा हो चुका था वेट करते हुए, लेकिन डीएम बार बार बोल रहा था रास्ते में हूँ। तब एसएचओ ने याना की तरफ देखते हुए कहा, मैडम माफी मांग लो, क्योंकि अपना और मेजर साहब की वाइफ का टाइम खराब कर रही हो। तब याना ने कहा, इस लोमड़ी से माफी मांगेगी मेरी जुती। तब ईशा ने गुस्से से कहा, ठीक है मत मांगो माफी, इंस्पेक्टर बंद कर दो इसको हवालात में, इधर ये यहाँ पड़ी रहेगी और उधर इसके मासूम बच्चे रो रो कर मर जाएंगे। और इतना सुनना था, याना ने रोहन को दूर धकेल दिया और ईशा का जुड़ा पकड़ा और उसको दीवार में ठूंस दिया। और तभी लेडीज पुलिस ने याना को खींचकर दूर करना चाहा, तो याना ने उस लेडीज पुलिस को भी दूर धकेल दिया, क्योंकि याना को अपने बच्चों के बारे में कुछ भी सुनना बर्दाश्त से बाहर था। और वो लेडीज पुलिस के माथे पर बेंच का कोना लगा। और तभी उस दरोगा ने याना को खींचकर दूर करते हुए कहा, बहुत गर्मी चढ़ रही है तुझे, रुक जा, आज रात तेरी सारी गर्मी निकालूंगा। और तभी वो पुलिस वाला याना को लॉकअप में डालने के लिए खींचकर ले जाने लगा। और रोहन ने गुस्से में कहा, इंस्पेक्टर आप इस तरह की बदतमीजी नहीं कर सकते। लेकिन वो इंस्पेक्टर सुन नहीं रहा था। और तभी दरवाजे से किसी के दहाड़ने की आवाज आई।
स्टॉप इट। और तभी उस एसएचओ ने सामने देखा तो उसके होश उड़ गए। ब्लैक 3 पीस सूट में मेजर खून बरसाती नजरों से एसएचओ को देख रहा था। और अब ईशा और केएनएल ने कहा, अब आएगा मजा। जीजा गए। और अमन को देखते ही वहां खड़े सब हवलदार और दरोगा अपनी हुलिया ठीक करके सैल्यूट किया और सीधे खड़े हो गए। और उस एसएचओ ने भी जल्दी से याना का हाथ छोड़ और कैप सर पर रख कर सैल्यूट किया। लेकिन अगले ही पल मेजर का जोरदार थप्पड़ उस एसएचओ के होश ठिकाने लगा गया और अमन ने अब एक हाथ से उसका कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए गुर्रा कर कहा, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरी बीवी का हाथ पकड़ा, उसके साथ बदतमीजी की। तब उस एसएचओ ने हकलाते हुए कहा, सर आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। इस लड़की ने आपकी बीवी के साथ बदतमीजी की है और उसको बहुत मारा है। और तभी ईशा बोल उठी, हाँ अमन ये सच कह रहा है, याना ने मेरे साथ बदतमीजी की है। तब अमन ने दहाड़ते हुए कहा, शट अप, मुंह बंद रखो अपना। और तुम्हारी इतनी कैसे हुई? तुमने याना के खिलाफ की और मुझे बताया भी नहीं। और ईशा खामोश हो गई और अब सब हैरान थे। अब अमन ने उस एसएचओ का मुंह भींच कर कहा, कल से ड्यूटी पर मत आना, क्योंकि जिस पर तूने हाथ डाला है वो मेरी बीवी है, समझ गया? और वो एसएचओ रोने लगा। और तभी अमन ने, जितने भी थानेदार खड़े तमाशा देख रहे थे, अमन ने सबसे चीख कर कहा, माफी मांगो मेरी बीवी के आगे हाथ जोड़कर, वरना सबको बिना यूनिफॉर्म के घर जाना पड़ेगा। और अब पूरे थाने के सब ने याना के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगी। अब रोहन और टोनी हैरान थे कि मेजर को पति तो ईशा का बताया जा रहा था, लेकिन माफी ये सबसे याना से मंगवा रहा था। और आर्या बहुत खुश थी क्योंकि केएनएल और ईशा की हालत देखने लायक हो रही थी, क्योंकि अब सबका फोकस और प्रोटोकॉल याना को मिल रहा था। जो कुछ देर पहले सब उनके आगे पीछे थे, अब याना के आगे हाथ जोड़े माफी मांग रहे थे। अमन के आने के बारे में पता चलते ही थाने के अंदर कमिश्नर से लेकर इप सभी बड़े बड़े पुलिस अफसर पुलिस स्टेशन पहुंच गए। मीडिया भी जबरदस्ती अंदर घुस चुकी थी, धड़ाधड़ फोटो खींच रहे थे। अब अमन ने कहा, जिसको याना माफ करेगी उसकी नौकरी बची रहेगी। अब सब याना के आगे रो रो कर माफी मांगने लगे। तब याना ने कहा, मैं इस एसएचओ और उस लेडी कॉप को माफ नहीं करूंगी, इन्होंने बहुत बदतमीजी की है मेरे साथ। अब उन्होंने याना से बहुत माफी मांगी, लेकिन कमिश्नर ने उन सबको कहा, तुम दोनों सस्पेंड हो चुके हो, निकल जाओ थाने से। लेकिन तभी याना ने एसएचओ से कहा, एक मिनट, तूने कहा था तू मेरी जमानत नहीं करेगा, अब चल मेरी जमानत कर। तब उस एसएचओ ने रोते हुए हाथ जोड़कर कहा, मैडम आप कैसी बातें कर रही हैं? मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपको हल्के में ले लिया। अब तो आप मेरी जमानत कर दो, पूरी जिंदगी मेरे बीवी बच्चे आपको दुआ देंगे। तब याना ने कहा, ठीक है चल माफ किया। तभी याना ने कहा, चल अब जमानत कर मेरी। तब कमिश्नर ने याना से प्यार से कहा, बेटा आप मेजर की वाइफ है, आपके खिलाफ तो कोई फही नहीं, आप जा सकती हैं। तभी ईशा ने कहा, अमन याना ने मेरे साथ मारपीट की और मेजर अमन को भी गालियां दी और आप कह रहे हैं इसके खिलाफ कोई फही नहीं? क्या कानून सबके लिए एक बराबर नहीं होता? और याना तुम जिस अमन को गालियां दे रही थी उसका नाम लेना भी तुम्हें पसंद नहीं था, आखिर उसकी ही पाव से तुम्हें इतनी इज्जत मिली है और तुम बाहर जा रही हो। तभी मीडिया की एक जर्नलिस्ट ने कहा, मैडम सही कह रही है, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। और फिर दूसरी जर्नलिस्ट ने कहा, और ये लड़की है कौन जिसको मेजर इतना इम्पोर्टेंट दे रहे हैं? कहीं ये वही तो नहीं जिसके बारे में मेजर की वाइफ ने NEWS में बताया था? तभी अमन ने दहाड़कर कहा, शट अप। और वो सब चुप हो गए और पुलिस ने मीडिया की उस औरत को बाहर निकाल दिया। और अब याना गुस्से में वही जमीन पर बैठ गई और अमन के साथ साथ सब हैरान रह गए। अब याना ने रोहन से कहा, रोहन अपने डीएम मामा को बुलाओ, अब मेरी जमानत वही कराएंगे। उस जर्नलिस्ट ने ठीक कहा था, कानून सबके लिए बराबर है और मैं इस मेजर अमन सिंह शेखावत की कुछ नहीं लगती, इसलिए मुझे इस घटिया इंसान की मदद की कोई जरूरत नहीं। और अब सब हैरान होकर याना को देख रहे थे, जो सबके सामने आर्मी के मेजर को घटिया बोल रही थी। वही मीडिया को भी शौक लगा था, आखिर ये लड़की है कौन जिसकी मेजर चुपचाप गालियां सुन रहा था। तब अमन ने पंजों के बल याना के पास बैठते हुए कहा, याना तुम्हें जितना गुस्सा करना है घर चल कर लेना, अभी प्लीज यहाँ से चलो, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ ज्यादा देर रुकने से तुम्हारी इज्जत भी जाएगी और मेरी भी। तब याना ने गुस्से में कहा, किसने कहा आप यहाँ रहकर अपनी इज्जत कम करो, जाओ यहाँ से, मेरा दोस्त मुझे ले जाएगा, उसके डीएम अंकल आ रहे हैं, मेरी जमानत कराने मुझे मेजर की पावर की जरूरत नहीं है। और अब अमन ने शोलाबार आंखों से ईशा को देखा जो याना को नींद पर चढ़ा चुकी थी। और अमन ने फिर से बेबसी से कहा, याना ये क्या बचपना है, प्लीज चलो। तब याना ने गुस्से में रोहन से कहा, ओए आलू बुलाना अपने मामा को। और रोहन ने कॉल किया। तभी उस डीएम ने फिर से कहा, मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और अमन ने एक झटके से फोन हाथ में पकड़ा और फोन पर चिंघाड़ते हुए कहा, मेजर अमन सिंह शेखावत स्पीकिंग, डीएम साहब जहां कहीं भी हो तुरंत यहां जाओ। और उसने एकदम कहा, मेजर साहब
बस पहुंच गया और कुछ ही मिनटों में वहां डीएम आ चुका था और अब रोहन को गुस्सा आया। इसका मतलब उसका मामा जानबूझकर नहीं आ रहा था। अब उस डीएम ने आते ही याना की जिद पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की। तब एक लेडी कॉप ने कहा, क्या लड़की को उठा लाए, जमानत भी डीएम दे रहा है और पूरा पुलिस डिपार्टमेंट जमा हो गया है और पूरी मीडिया जमा है। ईशा याना के इतने इम्पोर्टेंट देखकर अंदर तक जल भून रही थी। वो और उसकी बहनें आम पब्लिक की तरह खड़ी थी। तब केएनएल ने एक दूसरे के कान में कहा, ये ईशा मेजर साहब की बीवी है या ये याना, क्योंकि जीज तो ईशा की तरफ देख भी नहीं रहे और उस लड़की के आगे पीछे घूम रहे हैं। अब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद अमन ने कहा, अब चले। तब याना आगे बढ़कर बेंच पर पैर लटका कर बैठ गई और अमन हैरानी से याना को देखने लगा और वहां खड़े सब लोग इस बीते भर की लड़की को देख रहे थे जो इतने बड़े आर्मी के मेजर को अपने इशारे पर नचा रही थी। अब अमन ने याना को बेंच पैर लटका कर बैठते हुए देखकर बेबसी से कहा, याना अब क्या हो गया है, प्लीज फॉर गॉड सके चलो। तब याना ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैंने तो जूते नहीं पहने हैं। तभी उस एसएचओ ने कहा, लाइए मैडम मैं पहना देता हूँ। तब याना ने कहा, नहीं जूते तो मुझे आपके मेजर साहब ही पहनाएंगे। और इतना सुनते ही सबकी आंखें फटी रह गई। एपिसोड 124। अब सारी फॉर्मेलिटीज पूरी होने के बाद अमन ने कहा, अब चले। तब याना आगे बढ़कर बेंच पर पैर लटका कर बैठ गई और अमन हैरानी से याना को देखने लगा और वहां खड़े सब लोग इस बीते भर की लड़की को देख रहे थे जो इतने बड़े आर्मी के मेजर को अपने इशारे पर नचा रही थी। अब अमन ने याना को बेंच पैर लटका कर बैठते हुए देखकर बेबसी से कहा, याना अब क्या हो गया है, प्लीज फॉर गॉड सके चलो। तब याना ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैंने तो जूते नहीं पहने हैं। तभी उस एसएचओ ने कहा, लाइए मैडम मैं पहना देता हूँ। तब याना ने कहा, नहीं जूते तो मुझे आपके मेजर साहब ही पहनाएंगे। और इतना सुनते ही सबकी आंखें फटी रह गई और सबने दांतों तले उंगली दबा ली। तभी डीएम ने कहा, मैडम ये आप क्या कह रही हैं, आप हमारी आर्मी के मेजर जनरल से जूते पहनाने के लिए कह रही हैं, वो भी इतने पब्लिक के बीच में। तब कमिश्नर ने कहा, मेजर आपके कदमों नहीं बैठेंगे। तब याना ने कहा, तो इनसे कह दीजिए मुझे अपने साथ ले जाने की जिद ना करे, क्योंकि अगर आपके मेजर मुझे अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो उनको मुझे सबके सामने जूते पहनाने पड़ेंगे। अब अमन ने एक गहरा सांस लिया और आहिस्ता से याना का पास पड़ा जूता उठाया। लेकिन तब ही कमिश्नर ने कहा, नहीं मैडम सर आपको जूते नहीं पहनाएंगे, अगर आप कहे तो हम पहना देते हैं। तब याना ने कहा, मुझे मेजर के साथ जाना है, आपके साथ नहीं। तब अमन ने एक गहरा सांस लिया। अब अमन एक घुटना जमीन पर टिका कर दूसरा घुटना खड़ा करके वो याना के पैरों के पास बैठ गया और उसका पैर उठाकर अपने घुटने पर रखा और तभी जूता कमिश्नर ने उठा कर दिया और दूसरा डीएम ने ढूंढ कर ला कर दिया, क्योंकि याना दोनों जूते फेंक चुकी थी और वहां खड़े हर इंसान के ऊपर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। क्या लड़की थी वो जिसको जूते भी मेजर डीएम कमिश्नर पहना रहे थे। डीएम कमिश्नर चाहते तो जूते दूसरे पुलिस के स्टाफ से भी उठवा सकते थे, लेकिन वो खुद अमन को जूते पहनाने में मदद कर रहे थे। इसका मतलब यही था वो मेजर के लिए अपना प्रोटोकॉल दिखा रहे थे। और पुलिस ने तभी मीडिया को बाहर कर दिया। केएनएल मुंह फाड़े देख रही थी और ईशा का तो बस नहीं चल रहा था वो याना को कच्चा चबा जाए। ईशा ने मन में कहा, याना जिस अमन से तुम इतनी नफरत करती हो आज उसी अमन की वजह से तुम्हें इतनी इम्पोर्टेंट मिल रही है। और सभी लोग की आंखें हैरत से फटी जा रही थी। अमन एक हाथ से याना को जूते पहनाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका दूसरा हाथ गोली लगने की वजह काफी दर्द कर रहा था। वो जब से आया था वो तब से एक हाथ का इस्तेमाल कर रहा था, दूसरा हाथ उसके पेंट की पॉकेट में था। लेकिन अब याना की वजह से उसको दूसरा हाथ भी इस्तेमाल करना पड़ रहा था और तकलीफ अमन के चेहरे पर देख रही थी। और याना मजे से पॉपकॉर्न खाते हुए ईशा को देख रही थी जो खून बरसाती नजरों से याना को देख रही थी। कमिश्नर और डीएम ने मिलकर अमन की मदद की याना को जूते पहनाने में। और याना अब उठकर खड़ी हो गई और ईशा के पास चलकर आई और सीने पर हाथ बांधकर सबको सुनाते हुए कहा, ईशा तुम्हारे पास तो सिर्फ मेजर का प्लैटिनम कार्ड है, लेकिन मेरे कदमों में तो खुद मेजर है। अब बताओ इम्पोर्टेंट किसकी ज्यादा है, तुम्हारी या मेरी। और ईशा जलकर कोयला हो चुकी थी और याना अब पुलिस स्टेशन से बाहर आ गई और अब अमन और बाकी सब भी बाहर आ गए। और अमन के बाहर आते ही आर्मी के ऑफिसर जो अमन का ड्राइवर था उसने तुरंत दरवाज़ा खोला, क्योंकि अमन घायल होने की वजह से ड्राइविंग नहीं कर पा रहा था, वरना वो खुद ड्राइविंग करना ज़्यादा पसंद करता था। और अमन जैसे ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा तभी बीडीआर का कॉल आया, मेजर मैं तुम्हें और तुम्हारी बीवी याना को NEWES में देख रहा हूँ, मीडिया के सामने कोई भी ऐसा बयान मत दे देना जिसकी वजह से और गुत्थी उलझ जाए, जो भी कहना है कैस सुलझने के बाद कहना है। तब अमन ने आहिस्ता से और कहा। याना रोहन के साथ उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और अब अमन के खून में आग लग गई। और तभी अमन ने गाड़ी में बैठती याना का बाजू गुस्से से पकड़कर अपनी तरफ एक झटके से घुमाकर कहा, मेरी गाड़ी ये नहीं वो है,
तब याना ने एक झटके से हाथ छुड़ाकर पूछा, आप है कौन? हु आर यू? क्या मैं आपको जानती हूँ? नहीं ना, तो क्यों पीछे पड़े हैं मेरे? आपकी बीवी ईशा और आपकी प्यारी सालियाँ वो खड़ी जाए और उनको अपने साथ ले जाए। बड़े खुशनसीब है आप, बीवी के साथ साथ सालियाँ भी मजे दे रही हैं। और अमन बेबसी से याना की संगदिल को देख रहा था, जो आज उसकी इज्जत बिल्कुल मिट्टी में मिलाने पर तुली थी। मीडिया दूर से ही फोटो ले रही थी क्योंकि पुलिस और आर्मी ने उनको करीब नहीं आने दे रही थी। तब अमन ने याना से कहा, मैं जानता हूँ तुम सब के सामने मुझसे क्या कहलवाना चाहती हो। याना, मैं सब कहूँगा, पूरी दुनिया के सामने कहूँगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। तब याना ने कहा, मैं अब आप बस तलाक दूंगी, अब आगे बढ़े, मुझे देर हो रही है। और याना फिर से आगे बढ़ी, लेकिन अब अमन को गुस्सा आ गया था और उसने याना का हाथ पकड़ा और उसको खींचकर ले जाने लगा। लेकिन तभी याना ने हाथ छुड़ाकर एक जोरदार थप्पड़ अमन के मुंह पर मारा। और अब वहां खड़ा हर इंसान सुन पड़ चुका था और लोगों को कई मिनट लगे समझने में कि हुआ क्या है। और मीडिया धड़ाधड़ फोटो ले रही थी। ईशा ने मुंह और आंखें फाड़े दोनों हाथ अपने होठों पर रखे। डीएम से लेकर कमिश्नर तक आंखें फाड़े उस लड़की को देख रहे थे और अमन शॉक्ड हो चुका था। लेकिन फिर भी अमन दर्द में मुस्कुराते हुए कहा, बेबसी से कहा, इतना तमाशा बना चुकी हो मेरा, काफी नहीं है, प्लीज अब तो घर चलो। तब एक लड़की ने वहीं से माइक अमन की तरफ करते हुए कहा, मेजर साहब, इस लड़की की इतनी हिम्मत कैसे हो गई, इसने आप पर हाथ उठाया। तब दूसरे ने कहा, इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अमन बस बेबसी से याना को देख रहा था। तब एक और रिपोर्टर ने कहा, आखिर ये लड़की है कौन जिसने इतना बड़ा कांड कर दिया और आप कुछ नहीं कह रहे? अब याना ने मुस्कुराते हुए कहा, दो जवाब, आखिर कुछ क्यों नहीं कह रहे आप मुझे? तब अमन ने रिपोर्ट से कहा, ये लड़की मेरी जान है, मेजर सांस लिए बिना रह सकता है लेकिन इस लड़की के बिना नहीं रह सकता। आई होप आप सब जान गए होंगे मैं इस लड़की को कुछ क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि इस लड़की को मेजर की जान लेने का भी हक है, क्योंकि मेरी हर सांस इस लड़की के नाम हो चुकी है। अब सब मुस्कराने लगे। अब अमन ने कहा, अब तो आपको अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। तब एक रिपोर्ट ने हंसते हुए कहा, तो ये दिल का मामला है, सही है। और याना अब गुस्से में वापस पलटने लगी क्योंकि अमन ने बहुत सफाई से बिना कुछ बताए बहुत कुछ बता दिया था। और तभी अमन ने एक झटके से याना को उठाकर कंधे पर डाल लिया और चारों तरफ सीटियां और तालियां बजने लगी थी। और याना को गाड़ी बैक सीट पर डालकर अमन भी गाड़ी में बैठ गया और तभी ड्राइवर ने गाड़ी चला दी। अब याना ने गुस्से में कहा, आप मेरी शर्त भूल रहे हैं, आपने साइन किया था आप कभी मुझ पर कोई रोक टोक नहीं करेंगे, तो अब आप होते कौन है मुझे इस तरह ले जाने वाले? और अमन जो खून की घुट पिए बैठा था, याना की इस बात पर अमन के पतंगे लग और तभी अमन एक झटके से उसके ऊपर झुका और उसकी आंखों में देखते हुए गुर्रा कर कहा, एक बार कमरे में चलो, तब बताता हूँ मैं कौन हूँ। और याना की अब अमन के तेवर देखकर जान हवा होने लगी। एपिसोड 125। अब गाड़ी हवेली के बाहर रुकी और अमन याना को खींचता हुआ अपने साथ अंदर ले गया। लेकिन अमन उसको हवेली के अंदर नहीं बल्कि हवेली के बैक साइड से लेकर गया। वहां पर याना ने देखा एक छोटा सा खूबसूरत सा गोल मकान था, तो जो चारों तरफ से शीशे ढका हुआ था और उसके चारों तरफ फूल ही फूल थे और उनके बीच में लाल ईंटों से बना रास्ता था। और याना चीखती रह गई। अब याना ने देखा वो घर गोल था और उसके घर के गोल डाइनिंग हॉल में बहुत बड़ी गोल शीशे की मेज पड़ी थी, जिसके चारों तरफ कुर्सियां थी और माइक लगे थे और फाइल रखी थी। याना समझ गई वो अमन का मीटिंग हॉल है। अब अमन याना को खींचकर बेड पर लाकर पटक दिया और याना उठकर भागी, लेकिन तभी अमन ने उसकी टांग पकड़ी और उसको वापस बेड पर पटक दिया और अपने गले से टाई खींची और याना के हाथ टाई में बांधकर पीछे बेड के क्राउन से बांध दिए। याना अब बुरी तरह घबरा रही थी। अमन, ये क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे, पागल हो गए हूँ क्या? अब अमन ने अपना कोट उतार कर फेंक दिया। अब वो याना के ऊपर आया। अब वो अपने दोनों घुटने बेड पर जमा कर याना को बीच लिए बैठा था और याना अपने दोनों हाथों को खोलने की कोशिश में हलकान हो रही थी। तभी अमन ने एक झटके से उसके होठों को अपने होठों में थाम लिया और याना का सांस थम गया और अमन अपनी शिद्दतों को और गुस्से को एक साथ याना के होठों पर उंडेल रहा था। वो किस ओर बाइट करता हुआ याना को तकलीफ दे रहा था। अमन की गर्म सांसें याना के हल्क के अंदर उतर रही थी और याना अमन की सांसों को पीने के लिए मजबूर हो गई थी। और कितनी देर बाद उसने याना को छोड़ा तो याना हौंफ रही थी। तब अमन ने उसके होठों के करीब आकर पूछा, कौन हूँ मैं? हस्बैंड हूँ तुम्हारा। और अमन ने अब याना के गाल को बाइट किया और याना की एक चीख निकल गई। अमन ने फिर से पूछा, कौन हूँ मैं? अब याना ने रोते हुए कहा, हस्बैंड। याना जो शेरनी बनी हुई थी अब अमन के सामने भीगी बिल्ली बन चुकी थी। अब याना ने गुस्से से कहा, बंद कमरे में मेरे हस्बैंड बनते हो और दुनिया के सामने ईशा को अपनी बीवी बताते हो, ये सब उसके साथ क्यों नहीं करते? तब अमन फिर से याना को किस किया और इस बार याना की आंखों से आंसू बह निकले थे
और एक खून की बूंद याना के होंठ से बहती हुई उसके गले तक आ गई और अमन ने फिर से उसको छोड़कर कहा, कुछ नहीं लगती ईशा मेरी, क्यों बार बार उसको बीच में लाती हो, जबकि मैंने आज तक उसके जिस्म पर एक नज़र भी नहीं डाली है, क्योंकि मेरे जिस्म को, मेरी रूह को सिर्फ एक लड़की की ज़रूरत है, और वो तुम हो। अब अमन ने अपने अंगूठे से याना के खून को साफ करते हुए कहा, याना ट्रस्ट मी, मैं उसको अपने घर से, अपनी ज़िंदगी से निकाल दूंगा, बस मुझे थोड़ा सा टाइम्स चाहिए। तब याना ने कहा, लेकिन मुझे तलाक चाहिए, आपने मेरी शर्त तोड़ी है। तब अमन ने कहा, वो सब शर्तें हवेली के अंदर लागू होती है, अब तुम हवेली के बाहर हो, और तुम्हें क्या लगता है एक कागज का टुकड़ा मुझे मेरी बीवी बच्चों से दूर कर देगा? उसको तो साइन करते ही मैंने आग लगा दिया था। और याना ने अब अमन को कुछ याद दिलाते हुए कहा, इसका मतलब आपने एक आर्मी ऑफिसर होकर, एक राजपूत होकर सबको झूठी जुबान दी थी? क्या ऐसे ही झूठ बोलना सिखाते हैं आर्मी में? अब अमन मुस्कुराते हुए याना को देख रहा था, जो उसके दोनों घुटनों के बीच फंसी बेबस सी पड़ी थी, और अमन उसके ऊपर झुका हुआ था। उसकी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले हुए थे, सिल्की बाल माथे पर पड़े थे, और बिल्ली जैसी आंखों में अब गुस्से की जगह शरारत नाच रही थी, क्योंकि याना इस तरह डरी सहमी सी उसको बहुत अच्छी लग रही थी। अब अमन ने मुस्कुराकर झुककर उसकी गर्दन पर अपने होंठ रखे, एक हाथ याना की गर्दन के नीचे रखा और दूसरा हाथ धीरे धीरे याना की टी शर्ट के अंदर इंटर हो चुका था। अब अमन याना के गले में मुंह छुपाते हुए कहा, भगवान कहता है, अगर अपने परिवार और बीवी और अपना रिश्ता टूटने से बचाने के लिए अगर झूठ का सहारा लेना पड़े तो वो गलत नहीं है। उस टाइम मुझे तुम्हें और अपने बच्चों को वापस लाना था, इसलिए मैंने झूठ का सहारा लिया। तो क्या गलत किया? अभी याना कुछ बोलती तभी याना को महसूस हुआ अमन का हाथ उसकी टी शर्ट के अंदर हरकतें कर रहा है। अमन ने शिद्दत से याना की टमी को अपने पंजे में भींचना शुरू कर दिया और उसकी बरा को उतार दिया, और याना ने अब झपटाते हुए कहा, अमन हाथ बाहर निकालो वरना जान ले लूंगी तुम्हारी। और अमन तो अब उसके गले में मुंह छुपाए अब उसके ऊपर लेटकर उसको कस के अपनी बाहों में भींच लिया और एक झटके से याना की टी शर्ट उतार दी। और याना ने अब अमन को दूर करने के लिए गुस्से अपने पैर चलाए। तभी अमन ने अपनी एक टांग से उसकी दोनों टांगों को कैद कर लिया और उस पर कतरा कतरा बरसने लगा, और याना के जिस्म में एक अजीब सी सरसराहट होने लगी थी, और याना को डर लगा कहीं वो इसके सामने कमजोर ना पड़ जाए। तब अमन ने मदहोशी में कहा, अपनी हालत तो देख लो, किस हालत में मेरे बाहों में पड़ी हो। अगर मुझसे बच जाओ उसके बाद मेरी जान ले लेना, जो कब की तुम्हारी हो चुकी है। अब याना ने अमन के फौलादी हाथ अपने ब्रेस्ट पर महसूस किए और याना बुरी तरह से फड़फड़ा गई। तभी याना के फ़ोन पर बेल बजी और याना ने जल्दी से कहा, मेजर मेरे हाथ खोलो, मुझे कॉल अटेंड करनी है। तब अमन उसके पर से उठते हुए उसकी जीन्स से फ़ोन निकाला तो उसमें डेड लिखा हुआ आ रहा था, और अमन ने फ़ोन ऑफ करके स्पीकर ऑन करके याना के कान के पास रख दिया। अब उधर से साहिल की आवाज़ आई, याना बेटा कहा तुम, क्या रोहन तुम्हें अपने साथ ले आया? और अभी याना कुछ कहती तभी अमन ने शिद्दत से चूर हालत में याना की बरा भी उतार दी। अब याना का जिस्म ऊपर से न्यूड हो चुका था। अब अमन उसके ब्रेस्ट पर झुक गया और याना की सिसकियां निकलने लगी। उधर से साहिल और मोना की आवाज़ आई, याना माय डॉल तुम ठीक तो हो? और याना कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि अमन उसको बोलने के काबिल नहीं छोड़ रहा था, क्योंकि वो याना के सीने पर झुका अपनी कब से रुकी प्यास को ठंडा कर रहा था। और याना आंखें बंद करे होंठ काटते हुए अपनी सिसकियों को रोकने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कॉल ऑफ थी और उसके माँ बाप सब सुन रहे थे। याना जानती थी अमन ने जानबूझकर कॉल ऑफ की थी, क्योंकि वो साहिल और मोना पर क्लियर करना चाहता था उनकी बेटी अपने पति से दूर नहीं रह सकती, इसलिए उसको दूर करने के बारे में मत सोचे। अब साहिल ने पूछा, याना बेटा आप ठीक तो हो? क्या हुआ है? आप बोलती क्यों नहीं? सब ठीक है तो है ना? कहाँ हो आप? और अमन ने अब आहिस्ता से याना ब्रेस्ट को बाइट कर लिया और याना की एक घुटी हुई चीख निकली, और मोना ने परेशान होकर कहा, याना हुआ क्या है? बेटा आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? मैं वीडियो कॉल करती हूँ। और याना ने एकदम आंखें खोलकर बोलने की हिम्मत जमा की, लेकिन अगले ही पल अमन ने उसके होठों को थाम लिया और याना कुछ बोल नहीं सकी। और अमन अब गहरे गहरे सांस लेते हुए खुमारी बोला, I wanna eat you my love, because I am hungry for your hot body। तब साहिल ने कहा, याना कौन है तुम्हारे पास? लेकिन याना बोलने से बेबस थी, क्योंकि वो उसके होठों को छोड़ता तो वो बोल पाती। तब साहिल ने कहा, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, पिक करो। तब अमन ने याना के मुंह पर हाथ रखकर उसको बोलने से रोक दिया। अब अमन ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा, ससुर जी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो पति पत्नी को? अभी आपकी बेटी बात करने की कंडीशन में नहीं है। तभी मोना ने गुस्से में कहा, तुम क्या कर रहे हो मेरी बेटी के साथ? अब अमन ने आहिस्ता से हंसते हुए कहा, मदर इन लॉ आप भी क्या बेवकूफ़ों वाला सवाल कर रही है? एक पति अपनी पत्नी के साथ इतनी रात को क्या करता है? तब मोना ने कहा, मेजर बकवास बंद करो, मेरी बेटी तुमसे नफरत करती है, उसको छूना भी मत। अब अमन जोर से हंसा, सासू माँ
आपको 2 बच्चों की नानी बना चुका हूँ, वो आपकी बेटी को छुए बिना तो दुनिया में नहीं आए हैं। अब मोना ने कहा, बकवास कर रहे हो, मेरी बेटी अब तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। तब अमन ने गुस्सा बर्दाश्त करते हुए कहा, ठीक है, मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आप देखना चाहती हैं तो आप देख सकती है। आपकी बेटी मेरे नीचे लेटी मुझे कितने करीब से देख रही है। और अमन ने तुरंत वीडियो कॉल कर दी, लेकिन उधर से पिक नहीं की, क्योंकि अमन जानता था वो याना के माँ बाप थे और कोई भी माँ बाप इस तरह अपनी बेटी को नहीं देख सकते। इसलिए 2 बार वीडियो कॉल करने पर भी कोई जवाब नहीं आया तो अमन ने याना का फ़ोन ऑफ करके एक तरफ फेंक दिया और अपना हाथ हटाते ही फिर से याना के होठों को थाम लिया और कतरा कतरा याना जान खींचने लगा और याना चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। अमन अब उसके होठों को पीता हुआ उसके जिस्म पर आ चुका था और याना फिर से उसकी शिद्दत से मजबूर सी होती जा रही थी। वो बस आंखें बंद करे गहरे गहरे सांस ले रही थी। अमन अब अपनी टंग को उसकी बॉडी पर एक्सप्लोर कर रहा था और जब अमन ने अपनी जीभ को उसकी नेवल नाभि डाला तो याना किसी मछली की तरह फफड़ाने लगी। याना अब किसी धारा की तरह उस समुंदर के साथ बह रही थी, इसलिए अमन ने अब उसके हाथ खोल दिए और उसके हाथों को चूमता हुआ उसके कंधे तक आ गया और याना के कान को बाइट करता हुआ आहिस्ता से कान में कहा, I want to drink your breath. I want to get into your body. I want to kiss every part of your body and smell it. You are tormented in my arms all night. I want to torment you so much. Thou shalt be afraid of leaving me. I want to take you there in my love. और याना ने अमन की शर्ट को मुट्ठी में भींच लिया। अमन ने अब अपनी शर्ट को उसके हाथ से छुड़ाकर उसकी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। अब दोनों सावन बने एक दूसरे के ऊपर बरस रहे थे। अमन ने अब फुर्ती से उसकी जीन्स को अनबटन किया, क्योंकि अब दोनों पसीने में भीगे गहरे गहरे सांस ले रहे थे और दोनों ही अब बर्दाश्त की चरम सीमा पर थे। तभी अमन का फ़ोन वाइब्रेट होने लगा और अमन ने अब याना को किस करते हुए फ़ोन की तरफ देखा, लेकिन कॉल बाबूजी का था, इसलिए अमन ने ऑफ करके आहिस्ता से कान पर लगाया। तब बाबूजी ने गुस्से में कहा, छोरा बहू को लेके कींगे गया से बच्चे रो रो कर प्राण छोड़ रहे हैं। अब अमन को फ़ोन पर ही बच्चों की बुरी तरह से रोने की आवाज़ आई, जिसको आर्या और चाची चुप कराने के चक्कर में हलकान हो रही थी। और अमन सब बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन अपने बच्चों का रोना उसे बर्दाश्त नहीं था। इसलिए वो एकदम याना से अलग हुआ और उसके कान में कहा, खड़ी हो जाओ, ये आइसक्रीम तरह पिघलना बंद करो, बच्चे रो रहे हैं हमारे, उनको संभालो। और याना ने फट से आंखें खोल दी और देखा अमन अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। और याना अब जैसे ही होश की दुनिया में लौटी और अमन के लफ्जों पर गौर किया तो उसके खून में आग लग गई और याना ने चीखते हुए कहा, आई विल किल यू। और याना ने पॉट उठाकर अमन के ऊपर फेंक कर मारा तो अमन ने उस गमले को एक हाथ से कैच करते हुए हंस कर कहा, नाराज क्यों हो रही हो स्वीट हार्ट, अभी कई दिन के लिए मैं यही हूँ, प्रॉमिस मैं फिर से कंटिन्यू करूँगा, अभी बच्चों को संभालो। और याना अमन को खून बरसाती नजरों से देखती हुई बाहर निकलने लगी, लेकिन तभी अमन ने उसको एक झटके से अपनी तरफ खींच लिया और गुस्से से कहा, ये इस हालत में बाहर जाओगी। अब अमन ने याना को उसके जिस्म की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो याना को एहसास हुआ वो ऊपर से बिल्कुल न्यूड है और याना को अब शर्मिंदगी हुई। तब अमन अंदर की तरफ गया और उसके लिए अपनी शर्ट ला कर दी और याना को पहनाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, याना ने उसके हाथ से शर्ट छीन कर कहा, हाथ मत लगाना वरना हाथ तोड़ दूंगी। अब अमन ने हंसते हुए कहा, जाने मन, बेवजह के नखरे मत दिखाओ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई है। और अमन हंसते हुए उसके गाल को चूम कर बाहर निकल गया और याना ने वहां रखे वास पर गुस्से से लात मारी और अमन उसके गुस्से को देखकर जोर से हंसते हुए कहा, डोंट वरी, रात अभी बाकी है, इस गर्मी को आज रात के लिए बचा कर रखो, तुम्हें जल्द ही ठंडा करूंगा। और अमन अब अपने कंधे पर कोट डालकर हंसता हुआ चला गया और याना अब बुरी तरह से चीख रही थी। अमन अब हवेली में आया तो उसके बाबूजी ने उसकी बिखरी हालत देखकर पूछा, अरे जे के हालत बना राखी, किससे कुश्ती लड़के आर्या से। तब अमन ने नौकरानी जो हाथ में पानी का गिलास लेकर खड़ी थी, पानी ट्रे से उठाकर पीते हुए कहा, हाँ ऐसे ही समझ लो, लेकिन लोग मुझे फाइनल राउंड तक पहुंचने ही नहीं देते। अब पीरामल ने पूछा कि बकल आगरा से, और अमन बिना कुछ कहे अपने कमरे में चला गया। अब याना भी पीछे पीछे आई, जिसके गाल और होंठ बुरी तरह से लाल हो रहे थे। तब ईशा और केएनएल ने ईशा के कान में कहा, लगता है सिस अमन जीज ने इसको हवेली लाने से पहले बहुत पीटा है, देखो इसके गाल और होंठ कितने लाल हो रहे हैं। तब किया ने कहा, लेकिन इसने ये जीज की शर्ट क्यों पहनी है। तभी ईशा की नज़र याना के गाल पर बने दांतों के निशान पर गई और ईशा तिलमिला कर रह गई। अभी ईशा कुछ बोलती तभी एक नौकरानी ने कहा, मेम साहब आपको अमन साहब अपने कमरे में बुला रहे हैं अकेले। और ईशा ये सुनकर एकदम से खुश होते हुए मुस्कुराए और याना जो आगे बढ़ रही थी और याना के कदम रुक गए।
तो दोस्तों आगे क्या होगा यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।